नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एक यूट्यूब चैनल पर। कार्ल मार्क्स के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स का हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद देखा इससे पहले वाले वीडियो नोट में। इस वीडियो नोट में हम देखेंगे कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत। देखो दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे सिद्धांत दिए जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, राज्य के बारे में क्या अवधारणा है, इन सभी पॉइंट्स पर आपको अगले वीडियो नोट्स में समाहित करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, कोई भी हम पॉइंट यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इस वीडियो नोट में हम देखने वाले हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद को। चलिए वीडियो नोट शुरू करते हैं। ये जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, इस सिद्धांत को हम इतिहास का सिद्धांत भी कह सकते हैं, इतिहास की आर्थिकवादी व्यवस्था भी कह सकते हैं और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी हम कह सकते हैं, या फिर एक नाम आर्थिक नियतिवाद भी इसे हम दे सकते हैं। मतलब मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद आप आर्थिकवादी व्यवस्था भी कह सकते हैं, भौतिक इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कह सकते हैं सिद्धांत को, और आर्थिक नियतिवाद भी कहकर इसे पुकार सकते हैं। मतलब ये इस सिद्धांत के अन्य नाम हो जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आर्थिक शक्तियाँ घटनाओं को जन्म देती हैं। आर्थिक शक्तियाँ क्या करती हैं? घटनाओं को जन्म देती हैं, और उन्हीं घटनाओं का वर्णन इतिहास कहलाता है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं, फिर से सुनिए कि आर्थिक शक्तियाँ, इकोनॉमिक पावर्स, घटनाओं को जन्म देती हैं और उन्हीं का वर्णन इतिहास कहलाता है। किनका वर्णन? इन घटनाओं का वर्णन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। जो किसकी वजह से उत्पन्न हुए? आर्थिक शक्तियों की वजह से उत्पन्न हुए। ये आर्थिक शक्तियाँ जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? ये आर्थिक शक्तियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला जिसमें आता है उत्पादन का साधन। ठीक है, जैसे जलवायु मशीन तकनीक या जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। दूसरा उत्पादन के संबंध। मतलब पहला तो वो हुआ उत्पादन का साधन, जिसमें हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत मशीनें, तकनीक, ठीक है, जिसमें जलवायु, मशीनें, तकनीक या जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। दूसरा उत्पादन के संबंध में समाज का छोटा सा वर्ग उत्पादन के साधनों पर अपना स्वामित्व कर लेता है। समाज का छोटा सा वर्ग उत्पादन के साधनों पर अपना स्वामित्व कर लेता है। कौन? छोटा सा वर्ग। ठीक है, और समाज का विशाल भाग उन उत्पादन के साधनों पर काम करता है। मतलब एक छोटा सा ग्रुप है जिन्होंने उत्पादन के साधनों पर अपना स्वामित्व कर लिया, लेकिन एक बड़ा सा ग्रुप है जो इन उत्पादन के साधनों पर काम करेगा, मतलब अपनी मेहनत बेचता है। इसलिए समाज दो विरोधी वर्गों में बढ़ जाता है। स्वामी सेवक कह लीजिए, स्वतंत्र या दास कह लीजिए, पूंजीपति मजदूर कह लीजिए, या भूमिपति या किसान कह लीजिए। कहने का मतलब एक छोटा ग्रुप जो होगा वो किसका हो जाएगा? स्वामी का हो जाएगा, स्वतंत्र व्यक्तियों का हो जाएगा, पूंजीपतियों का हो जाएगा, ये भूमिपतियों का हो जाएगा। एक बड़ा ग्रुप किसका हो जाएगा? जिनमें सेवक हो सकते हैं, दास हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं और किसान हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे समझी कि भाई जो दो ग्रुप हैं जिनकी वजह से ये ऐतिहासिक भौतिकवाद में हम कहें तो ये काम हुआ। अब इसमें जब हमने देखा था पीछे इस टाइम पे कि उत्पादन के साधनों में ये जो यहाँ पे आप भूमि लिख सकते हैं। क्या? भूमि, जलवायु, मशीनें, तकनीक। उत्पादन के साधनों के अंतर्गत भूमि, जलवायु, मतलब जल, वायु, मशीनें, तकनीक, इन सभी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जिनसे सभी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उनकी बात यहाँ पे की गई है। दूसरा उत्पादन के संबंध में यदि हम बात करें तो दो ग्रुप्स में लोग डिवाइड हो जाते हैं। एक में कम संख्या में जो स्वामी होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, पूंजीपति होते हैं, और एक में बड़ी संख्या में जो दास होते हैं, किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, सेवक होते हैं। ठीक है साहब, ये दो चीज़ यहाँ पे क्लियर होती हैं। अब आगे इसमें इसी सिद्धांत में है कि एक तो वाद और दूसरा प्रतिवाद, दोनों में टकराव चलता रहता है। वाद प्रतिवाद दोनों में टकराव चलता रहता है। धीरे धीरे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता है। इन्हीं के साथ उत्पादन के संबंधों में भी परिवर्तन होता है। जब यह परिवर्तन बहुत गहरा या आमूल हो जाता है तो उसे हम क्रांति कह देते हैं। देखिए,
उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध, हमने ऊपर दो चीज़ें देखी थी। अब उत्पादन के साधनों में यदि परिवर्तन हो रहा है और उसी के आधार पर उत्पादन के संबंधों में भी परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन बहुत गहरा, बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, तो इसे हम क्या कह देते हैं? क्रांति कह देते हैं। छोटे रूप में, संक्षेप में हम कहें कि आर्थिक तत्व घटनाओं को पैदा करते हैं और उन्हीं का वर्णन इतिहास कहलाता है। ये हमने ऊपर भी देखा था। इसी को आर्थिक नियतिवाद कहते हैं। मार्क्स का इतिहास सिद्धांत काफ़ी हद तक वैज्ञानिक है। अब आप कहेंगे कि साहब मार्क्स का जो ऐतिहासिक सिद्धांत है इसकी प्रकृति क्या है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये काफ़ी हद तक वैज्ञानिक प्रकृति है और जो आर्थिक तत्व घटनाओं को पैदा करेंगे फिर उन घटनाओं का जब वर्णन इतिहास कहलाएगा तो इसी को हम आर्थिक नियतिवाद कहकर पुकारते हैं, जिसको हमने शुरू में कहा था कि ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत कह लीजिए, आर्थिक नियतिवाद कह लीजिए, इतिहास की आर्थिकवादी व्याख्या कह लीजिए, है ना, इतिहास सिद्धांत कह लीजिए, कुछ भी नाम ले लीजिए। इस वजह से होता है जब उसमें आर्थिक जो तत्व होते हैं वो घटनाओं को पैदा करें और फिर उन घटनाओं का अध्ययन हो, वो इतिहास कहलाएगा। ठीक है, इसे आर्थिक नियतिवाद हम कहते हैं। मार्क्स का इतिहास सिद्धांत काफ़ी हद तक वैज्ञानिक है। इसमें यही दोष है कि सारा बल आर्थिक तत्वों पर है, गैर आर्थिक तत्व भी राष्ट्रवाद जैसी घटनाओं को जन्म देते हैं। मार्क्स का इतिहास सिद्धांत काफ़ी हद तक वैज्ञानिक है। ठीक है साहब, लेकिन इसमें एक गलती यही है कि सबसे ज़्यादा जोर इसमें दिया गया है केवल और केवल आर्थिक तत्वों पर दिया गया है, जबकि गैर आर्थिक तत्व जो होते हैं वो भी राष्ट्रवाद जैसी, क्रांति जैसी घटनाओं को जन्म देते हैं। उत्पादन के साधन के आधार पर बदलने वाले समाज के इतिहास को भी कार्ल मार्क्स 6 युगों में या 6 भागों में बांटते हैं। कितने युगों में बांटते हैं? 6 भागों में या 6 युगों में बांटते हैं। कौन? कार्ल मार्क्स। किसके सिद्धांत को? इस क्या कहते हैं, ये जो व्यवस्था है उत्पादन के साधन के आधार पर। ठीक है, इसमें पहला जो आता है ये आपका आता है दोस्तों आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग या आदिम समाज भी इसे कह सकते हैं। इसमें पुराने समय के लोग कबीले के रूप में घूमते थे, कोई निश्चित स्थान नहीं, कबीले के रूप में विचरण कर रहे हैं। उत्पादन के साधन ना के बराबर या हम कह सकते हैं नहीं है, उत्पादन के साधन नहीं है, नो। ठीक है, उत्पादन के साधन नहीं है, कबीले के रूप में घूम रहे हैं। पशु पक्षी या मछली या फल फूल खाकर अपना पेट भर लेते हैं, इसलिए जब उत्पादन के साधन ही नहीं होते तो उत्पादन के संबंध भी नहीं थे, इसलिए यहाँ पर कोई संघर्ष नहीं होता, कोई युद्ध नहीं होता। आदिम साम्यवादी युग में उत्पादन के साधन ही नहीं है तो उत्पादन के संबंध भी नहीं होंगे, वो दोनों बातें यहाँ पे लागू नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे कोई संघर्ष, कोई युद्ध नहीं होता। दूसरा युग आता है दास युग। दास युग के अंतर्गत आप देखेंगे जब कबीले जो घूम रहे थे, कोई निश्चित स्थान उनके पास नहीं था, तो दास युग में वो एक जगह जाकर बस गए, स्थायी रूप से कहीं पर बस गए, आबाद हो गए, वहीं उनका राज्य बन गया, वहीं समाज बन गया। अब उत्पादन के साधन भी विकसित हुए, उत्पादन के साधन विकसित हुए तो स्वतंत्र लोगों ने दासों का शोषण शुरू किया, दोनों में टकरार शुरू हुआ और यहाँ से क्या शुरू हुआ? वर्ग युद्ध। वर्ग युद्ध मतलब पहले वाले आप इसमें देखेंगे इसमें ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पे स्थायी रहने लगे, समाज बना, राज्य बना, तो वर्ग बने आपस में, फिर उसमें वर्ग युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, एक हम देखते हैं सामंत युग। तो सामंती युग में क्या होता है कि सामंतवाद इसमें आता है, कृषि का विकास हो जाता है, कुछ लोगों ने भूमि के टुकड़ों पर अपना कब्जा कर लिया। सामंती युग में कुछ लोग थे जो सामंत बन गए, भूमि के जो टुकड़े थे उनके ऊपर अपना क्या कर लिया? कब्जा। क्या कर लिया? कब्जा, कि ये हमारी भूमि है भाई। ठीक है, कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, वे जमींदार या नवाब या जागीरदार हो गए जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी भूमियाँ कब्जा ली। दूसरी ओर किसानों का विशाल वर्ग पैदा हो गया जो उन जमींदारों जागीरदारों की ज़मीन पर खेती करता था, मजदूरी करता था, पैदा हुआ। भूमिपतियों ने किसानों का शोषण किया, इसलिए वर्ग युद्ध चलता रहा। तो सामंती युग में भी वर्ग युद्ध चलता रहा। ठीक है, भूमिपति और किसान के बीच में। फिर आया आपका पूंजीवादी युग। पूंजीवादी समाज में क्या होता है कि इसमें नई नई मशीनी युग आ गया एक तरीके से। पूंजीवाद में क्या हुआ? नई नई मशीनें सामने आई। मशीनें जब सामने आई तो बड़े बड़े कारखाने बन गए, तो इन लोगों ने साधनों पर स्वामित्व स्थापित कर लिया, तो वे पूंजीपति और उद्योगपति हो गए।
धीरे धीरे जब कारखाने बढ़ने लगे तो वो जो जिन्होंने अपने साधनों पर अधिकार जमा लिया मालिकाना, वो अमीर अमीर और अमीर होते गए। लेकिन जो मज़दूर वहाँ पे काम कर रहे थे वो गरीब के गरीब ही रहे। मेहनत वो कर रहे थे, बड़ वो अमीर लोग रहे थे जिनके कब्जे में वो कारखाने थे। ठीक है, अब पूंजीपति और श्रमिक दो वर्ग यहाँ पे देखने को मिले पूंजीवादी युग में। इन दोनों के अंदर क्या हुआ, टकराहट बढ़ती गई, वर्ग युद्ध बहुत तेज हुआ, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में, नगरों में मज़दूर अपनी विशाल संख्या से संगठित हो गए। मार्क्स और एंगल्स ने यह समाज देखा और यह भविष्यवाणी की कि पूंजीवादी समाज में श्रमिकों को दरिद्रता व संकट के कगार पर पहुंचा दिया है। पूंजीवादी समाज में जो श्रमिक हैं, जो मज़दूर हैं, इनका इतना भारी शोषण हुआ कि उनको दरिद्रता और संकट के कगार पर पहुंचा दिया, क्योंकि पूंजीपति अधिक से अधिक काम लेने और बदले में उन्हें कम से कम वेतन देने में विश्वास रखते हैं। तो अब जब ऐसी स्थिति बनेगी तो श्रमिक और मालिक में युद्ध होगा, और ये युद्ध जो होगा ये बड़े स्तर पर क्रांति होगी, खूनी क्रांति भी होगी, जिसमें सर्वहारा जो वर्ग है, सर्वहारा वर्ग की जो बात हम अगली उसमें करेंगे। सर्वहारा जो वर्ग है, जिसे हम मज़दूर भी कह सकते हैं, सर्वहारा वर्ग जो है मज़दूर, इसकी विजय होगी, ये जीतेगा और समाजवाद की क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी, समाजवाद आ जाएगा। ये किसने कहा, ये कार्ल मार्क्स ने और एंगल्स ने कहा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में यहाँ तक लिखा है कि पूंजीपति अपनी कब्रें स्वयं खोदते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में यहाँ तक लिखा है कि पूंजीपति अपनी कब्रें स्वयं खोदते हैं। अगर आप मेरा वीडियो नोट यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कमेंट में ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो पूंजीपति अपनी कब्रें स्वयं खोदते हैं, किस किताब में लिखा हुआ है, कमेंट कर दिया आपने, चलो ठीक है। अब देखिए, अब फिर नेक्स्ट पोजीशन इनकी आती है सर्वहारा का अधिनायकत्व का युग, ठीक है, पूंजीवाद के युग के बाद में। और फिर इनका साम्यवादी या समाजवाद युग निकल कर सामने आता है। खूनी क्रांति जब हुई तो इसके फलस्वरूप नया समाज बना, जिसमें सारी शक्ति सर्वहारा के पास होगी। सर्वहारा मतलब श्रमिक, मजदूर, एक बड़ा ग्रुप, उन्हीं का शासन होगा, उन्हीं के नाम से होगा। सर्वहारा का अधिनायकवाद जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों को मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सर्वहारा का अधिनायकवाद जिसे हम कह सकते हैं, यह सरकार पूंजीपति, उद्योगपति, धर्मगुरुओं, समाजवाद के सभी के शत्रुओं को बलपूर्वक नष्ट कर देगी। सभी वर्ग विहीन समाज बनेगा। क्या बनेगा? सभी तरीके से वर्ग विहीन समाज बनेगा। और यह नियम लागू होगा, जो परिश्रम करेगा वो खाएगा, जो मेहनत करेगा वो खाएगा। धीरे धीरे राज्य की उपयोगिता घटती चली जाएगी। मतलब राज्य जो है ना, राज्य, इसका भी क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। उपयोगिता घटती चली जाएगी, राज्य का लोप हो जाएगा। तभी साम्यवादी समाज यानी साम्यवादी युग स्थापित हो पाएगा, ठीक है। और यह नियम प्रचलित होगा कि अपनी क्षमता अनुसार काम करो और अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त करो। ये किस में होगा? ये साम्यवादी युग में आएगा कि अपनी क्षमता अनुसार कार्य करो, अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त करो, ठीक है। इसी युग को मानव को पूर्ण मुक्ति और पूर्ण प्रसन्नता मिलेगी। कौन से युग में? साम्यवादी युग में। तो मतलब आदिम साम्यवादी युग से हम चले, जहाँ पे राज्य नामक संस्था नहीं थी, दास युग, फिर सामंती युग, फिर पूंजीपति, फिर अधिनायकत्व और फिर साम्यवादी युग। यहाँ पे राज्य नामक संस्था का लोप हो रहा है, क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे कि राज्य को कार्ल मार्क्स एक शोषण का यंत्र मानते हैं, ठीक है, जिससे शोषण किया जाता है लोगों का, ये मानते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो नोट था जिसमें हमने आपको ऐतिहासिक जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का, ऐतिहासिक भौतिकवाद, उसके बारे में आपको बताया है। आई होप आपको ये वीडियो नोट अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहले भी आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं ना तो कमेंट में सबके प्लेलिस्ट का एक लिंक है, टेलीग्राम चैनल के लिंक है, आप उन्हें ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो पे आप लोगों का कम है ध्यान, क्योंकि इसकी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो भी कम हैं। वीडियोस हम लगातार डाल रहे हैं, लगभग 52 से 53 वीडियोस ये हो जाएंगे आपके। तो इतने वीडियोस कंटिन्यू आपके पास में आ रहे हैं, सेलेक्टिव मैटर के साथ में अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी किए जाते हैं। तो जब इनके ऊपर बच्चे कम देख पा रहे हैं तो हमें एक अलग कैटेगरी में भी वीडियोस बनाने पड़ते हैं, और वो हम आगे बनाएं भी, उसमें भी आपका सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो नोट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।